नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डे बाय डे चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि। तो ये जो कृषि शब्द है इसका अर्थ क्या है, या कृषि के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें आती हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर 3 बच्चों की कहानी बताई गई है। जो बच्चे एक गाँव से गुजर रहे थे और उस गाँव से गुजरते समय उन्होंने किसानों से ये कहते हुए सुना कि खेतों में बुआई होने जा रही है और किसानों ने उसमें उपज बढ़ाने के लिए खाद को डाला है। अब ये कृषि क्या है, या कृषि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, अथवा कृषि किन किन प्रकार की होती है, वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। और फिर सबसे पहले आप देखेंगे कि हम जो भी वस्तुएं अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, चाहे वो हमारा खाद्य पदार्थ हो एवं अन्य विभिन्न चीजें, वो सभी एक उत्पाद वो प्राप्त होने का जो आधार है वो प्राकृतिक संसाधन ही है। और कृषि भी हमारी वो संसाधन है जो कि प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो अन्य पदार्थों को प्राप्त कराती है। और जितने भी ये क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान होती है। और कृषि को प्राथमिक क्रिया में डाला गया है। और फिर यहाँ बताते हैं कि पौधे से परिकृष्ट उत्पाद तक के स्थानांतरण के रूप में आर्थिक क्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब एक पौधा या एक प्राकृतिक संसाधन से लेकर के अंत में जो हमें एक उत्पाद, एक जो वस्तु प्राप्त होती है, वो किस प्रकार से या किन किन क्रियाओं से होकर गुजरती है, उनमें 3 क्रियाएं हैं, या उनको 3 क्रियाओं में बांटा गया है। और उसमें सर्वप्रथम है प्राथमिक क्रिया। और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करके एवं उनसे निष्कासित वस्तुओं का उपयोग करके हम उत्पाद तैयार करते हैं। और प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन ये सभी आते हैं। और कृषि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलें, पौधे एवं फलों का उत्पादन होता है। और फिर है द्वितीयक क्रियाएं। मतलब ये वो क्रियाएं हैं जिनमें संसाधनों का प्रसंस्करण होता है। मतलब इन क्रियाओं में हम किसी भी संसाधन के प्रसंस्करण का मतलब होता है कि उसे एक प्रोसेस के द्वारा अन्य उत्पाद को तैयार किया जाता है। मतलब मुख्यतः द्वितीयक क्रियाओं में हम उद्योग संबंधी कार्य करते हैं, जैसे जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी और कपड़ा बुनना इत्यादि। और उसके बाद आता है तृतीयक क्रियाएं। तो तृतीयक क्रियाएं में वो सभी क्रियाएं होती हैं जिनमें हमें सेवा प्रदान होती है, और इनको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तो अब ये जो तृतीयक क्रियाएं होती हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सहयोग करती हैं। और इनमें आपका बैंकिंग, यातायात व्यापार और बीमा आदि सम्मिलित है। उसके बाद है कृषि। तो कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अब कृषि में क्या क्या चीजें शामिल हैं, देखिए यहाँ ये बताते हैं कि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इनमें शामिल है। मतलब कृषि एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसमें ये सभी चीजें शामिल होती हैं। और जो भूमि कृषि के लिए अनुकूल है, यानी कि ऐसी भूमि जहां पर कृषि आसानी से हो सकती है और वहां की जलवायु भी उपयुक्त है, उसे हम या उस भूमि को कृषिगत भूमि कहते हैं। तो यहाँ ये बताते हैं कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है, और जिस भूमि पर फसल उगाई जा सकती है उसे हम कृषिगत भूमि कहेंगे। फिर है कि किसी भी फसल को उगाने के लिए क्या क्या कारक विद्यमान होने चाहिए। और यहाँ इस नक्शे में आप देखेंगे जिन जिन क्षेत्रों को हरे रंग से दर्शाया गया है वो सभी क्षेत्र कृषिगत हैं, यानी कि उन सभी क्षेत्रों में कृषि होती है। और अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो हमारा देश भारत इस नक्शे में इस रूप से दर्शाया गया है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में कृषि होती है, या हमारे देश की अधिकांश भूमि में कृषि के लायक उपयुक्त जलवायु और
भूमि है। और फिर यहाँ पर एक आपको टेबल के माध्यम से कुछ और जानकारी दी गई है, जिसमें एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया गया है। देखिए, जिस प्रकार से कृषि है, तो इस कृषि प्रक्रिया को या पौधे या फलों को उगाने का जो ये प्रक्रिया होता है, जिसमें फल उगाना, सब्जियां उगाना और इन सभी पशुपालन जैसे क्रियाओं को कृषि के अंतर्गत रखा जाता है, खेती के अंतर्गत रखा जाता है, जिनको एक टर्म यहाँ पर दिया गया है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि कृषि एवं कृषि से संबंधित सभी क्रियाएं। और उसके बाद है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में होता है रेशम उत्पादन, मतलब रेशम की कीटों का पालन, मतलब रेशम के उत्पादन के लिए जो रेशम की कीटें होती हैं उनका पालन किया जाना सेरिकल्चर के अंतर्गत होता है। और फिर यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है और ये एक वाणिज्य यानी कि एक व्यापार के रूप से किया जाता है, ताकि उन कीटों से रेशम प्राप्त किया जा सके, जिसे विभिन्न कार्यों में एवं विभिन्न प्रकार के उद्योगों में बाद में उपयोग में लाया जाता है। और फिर है पीसी कल्चर, मतलब मत्स्य पालन। अब पीसी कल्चर में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बताया गया है कि मत्स्य पालन मतलब इसमें पोखरों एवं तालाबों में मछलियों का पालन किया जाता है और यह विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में होता है। मतलब ये मत्स्य पालन उद्योग करने वाले लोग अपने ही निर्माण किए गए छोटे छोटे पोखरों एवं तालाबों में मछलियों का पालन करके इस प्रकार का उद्योग करते हैं। और फिर है विटीकल्चर, मतलब अंगूरों की खेती, मतलब इसमें हम अंगूरों की खेती करते हैं। और लास्ट है हॉर्टिकल्चर, इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों एवं फलों को उगाया जाता है। और उसके बाद है कृषि तंत्र। तो कृषि तंत्र होता क्या है? देखिए, कृषि तंत्र जो होता है ये एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है। वस्तुओं इसमें हमारे चाहे खाद्य पदार्थ हो या हमारे उपयोग में लाए जाने वाले फूल एवं विभिन्न प्रकार की औषधियां, ये सभी कृषि से प्राप्त होती हैं। और फिर इसमें महत्वपूर्ण जो निवेश होता है वो बीज, उर्वरक और उनकी क्रियाओं में लाए जाने वाली मशीनरियां तथा श्रमिक होते हैं। और फिर है कृषि का संपूर्ण प्रक्रम। देखिए, यहाँ ये जो कृषि पद्धति है उसके बारे में बता रहे हैं कि जुताई के समय सबसे पहले निवेश किया जाता है और निवेश के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि बीजों का एवं मशीनरी का तथा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग में लाया जाता है। और उसके बाद जब यह निवेश किया जाता है, ये विभिन्न प्रकार के निवेश होने के बाद कृषि में इन निवेशों के बाद ही जो कृषि में एक जो प्रक्रम होता है, जिसमें फसलों की बुआई, जुताई तथा कटाई, इनके बाद हमें एक अंत निर्गत यानी कि एक अंत में उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे हम फसल कहते हैं। और उसके बाद ये मानवीय निवेश, मतलब वो निवेश जो हम मानवों द्वारा किए जाते हैं, उनमें हमारा श्रम, मशीनरी तथा रसायन होता है एवं प्रकृति के सहयोग से, यानी कि हमें जो निवेश या जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उनमें सौर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और भूमि की उर्वरकता होती है। और उसके बाद कृषि में कुछ संक्रियाएं यानी कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सिंचाई, निराई और कटाई। और ये कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएं या प्रक्रियाएं हैं जिनके अंतर्गत कृषि का संपूर्ण कार्यक्रम समाप्त होता है। और सिंचाई में हम फसलों को पानी देते हैं, निराई में उनमें उगने वाले खरपतवारों की कटाई करते हैं तथा अंत में जब वो कृषि का उत्पाद तैयार हो जाता है, फसल हमारी तैयार हो जाती है, तो उसकी कटाई करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि
इस तंत्र के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। मतलब कृषि के अंतर्गत आपको ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और उसके बाद है कृषि के प्रकार। देखिए प्यारे बच्चों, कृषि जो है मुख्यतः दो प्रकारों में या दो वर्गों में बांटी गई है। और उसमें एक है आपका निर्वाह कृषि तथा दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब जैसा कि ये नाम से यहाँ लिखा हुआ है निर्वाह कृषि, मतलब ऐसे कृषि जो निर्वाह के लिए यानी कि एक परिवार को अपना जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। तथा दूसरा है वाणिज्यिक कृषि, मतलब ऐसे कृषि जो कि वाणिज्य के उद्देश्य से, मतलब व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है। और फिर इसमें ये बताते हैं कि निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब निर्वाह कृषि के अंतर्गत सभी लोग अपने परिवार की आपूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इस कृषि को अपनाते हैं। और इसमें कम उपज के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। मतलब इस कृषि के अंतर्गत आप जो नए नए तकनीक होते हैं उनका प्रयोग कम से कम किया जाता है तथा परिवार के ही सदस्यों द्वारा श्रम किया जाता है। और उसके बाद निर्वाह कृषि को ही गहन कृषि तथा आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। और यहाँ आप देखेंगे कि यह गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। इसमें एक छोटे भूखंड हिस्से पर किसानों द्वारा या एक परिवार द्वारा अधिक श्रम किया जाता है। तो यहाँ ये देखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, इसीलिए इसका नाम गहन निर्वाह कृषि पड़ा। क्योंकि गहन मतलब अधिक मात्रा में या एकदम अच्छे से खूब कठिन परिश्रम करके, और निर्वाह मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए जो कृषि करता है। और इसमें बताया जा रहा है कि अधिक धूप के दिनों में या जिस समय वर्षा अधिक होती है उसमें एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगाई जाती है। और इनमें मुख्यतः चावल वो फसल है जो उगाई जाती है। और फिर चावल के अलावा कुछ अन्य फसलें हैं जैसे गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। अब देखिए चावल तो मुख्य रूप से उगाई जाती है, परंतु कुछ ऐसी फसलें हैं जो इनके मतलब चावल के अलावा भी उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन है। और दलहन से यहाँ पर अर्थ है वो सभी दालें जो कि उगाई जाती हैं। और तिलहन में जो तिल होती है काले और सफेद रंग की, उनको उगाया जाता है। और फिर वो कौन से क्षेत्र है जहां पर यह गहन कृषि मुख्य रूप से की जाती है। देखिए क्योंकि गहन निर्वाह कृषि एक परिवार के यापन के लिए की जाती है, तो मुख्यतः जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी उसी क्षेत्र में की जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। मतलब एशिया के तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के वो क्षेत्र जहां पर सघन जनसंख्या है, जहां पर बहुत ज्यादा आबादी है, उन क्षेत्रों में इस कृषि को किया जाता है या कृषि का यह माध्यम अपनाया जाता है। उसके बाद है आदिम निर्वाह कृषि, और इसे स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। मतलब आदिम निर्वाह कृषि इसका अर्थ है वह कृषि जो कि एक स्थान पर नहीं, एक समय में कुछ समय के बाद अपने स्थानों को बदल बदल के किया जाता है। और इसमें दो प्रकार के कृषि शामिल हैं। एक है स्थानांतरित कृषि जिसमें स्थानों का अंतर यानी कि स्थानों को बदल के किया जाता है, तथा चलवासी पशुचारण मतलब ऐसे लोग जो कि कृषि का उपयोग अपने पशुचारण के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, मतलब अपने पशुओं के लिए भी अनाज उगाते हैं। अब स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन
क्षेत्रों उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। मतलब ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है और इनकी जनसंख्या भी काफी अधिक है। तो इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि होती है और इनमें जो भारी वर्षा के वनस्पति होते हैं, जो कि बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे वनस्पति जिनको बारिश की या जल की अधिक मात्रा चाहिए, वो सभी यहाँ पर जल्दी जल्दी उगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि एक फसल को होने के बाद उस क्षेत्र के वृक्षों को काट कर वहीं पर जला दिया जाता है और कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है ताकि उस भूमि की उर्वरकता पुनः प्राप्त हो जाए। और उस क्षेत्र के पेड़ों को जला करके वहां की राख उन्हीं क्षेत्रों में मिला दी जाती है। और इस कृषि के अंतर्गत मक्का, रतालू, आलू, कस्वा जैसी फसलों को उगाया जाता है और भूमि की उर्वरकता समाप्ति के बाद उस भूमि को परित यानी कि खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है कि जब वो क्षेत्र खाली छोड़ दिया जाता है तो पुनः नए क्षेत्र की तलाश की जाती है और फिर नए क्षेत्र में कृषि होती है। और इस स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। मतलब इस स्थानांतरित कृषि को अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर कर्तन और दहन बताया गया है, जिसमें कर्तन और दहन के अलावा कुछ और नाम है जो कि स्थानांतरित कृषि के नाम विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जिसमें झूमिंग जो कि उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राजील तथा लदांग मलेशिया में। मतलब इस स्थानांतरित कृषि को और भी जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे विश्व के, उनमें विभिन्न नामों से जाना जाता है। और फिर आप ये देखेंगे कि चलवासी या पशुचारण कृषि क्या है। तो इसके अंतर्गत इसमें चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में होता है। देखिए, ये जो चलवासी पशुचारण विधि है या कृषि का एक माध्यम है, जिनमें वो शुष्क प्रदेश जहां पर जल की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, जैसे हमारा सहारा, भारत के कुछ क्षेत्र जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें जो पशु चारक होते हैं, तो कृषि में जो पशुओं के साथ चारे का इस्तेमाल होता है, वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो अपने पशुओं को चारा प्रदान करने के लिए या अपने पशुओं का भोजन प्राप्त करने के लिए वो कृषि करते हैं। मतलब इनका उद्देश्य केवल अपना पालन पोषण नहीं, परंतु अपने साथ रहने वाले पशुओं का भी पालन पोषण करने के लिए कृषि करते हैं और ये चारा का उत्पादन करते हैं। और फिर इसमें बताते हैं कि मवेशी पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। मतलब ये वो जंतुओं को पालते हैं जो कि बकरियां, भेड़, यानी कि जिनसे इन्हें बदले में कुछ खाद्य पदार्थ के अलावा और भी वस्तुएं प्राप्त हो सके, जिनका ये अपने परिवार के पालन के लिए अपना उपभोग कर सके तथा अन्य लोगों को इनके उत्पाद उपलब्ध करा सके और उनसे कुछ उनको आर्थिक रूप से लाभ हो तथा कुछ पैसे भी प्राप्त हो जाएं, ताकि और ये कार्य अपने कर सके। और वाणिज्यिक कृषि को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वाणिज्यिक कृषि मुख्यतः जो है वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता है। धन्यवाद।